हेलो हेलो। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टार्ट। यूरिन फॉर्मेशन में यूरिन का बनना कैसे बनता है, यूरिन वो बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न। ठीक है, तो फिर इसमें ना 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो GFR, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ आपको। एक GFR, दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तीनों प्रोसेस आते हैं यूरिन फॉर्मेशन के अंडर। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं स्टेप जो कि है GFR। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नेफ्रॉन आपका दिखता है। ये सब किडनी में, यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न। तो ये स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन है ये नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट है। ठीक है, और ये है इफेरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस इज़ एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और ये होती है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, जिससे कि फिल्ट्रेशन होता है इनटू द ग्लोमेरुलस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर GFR दिखाता है। GFR मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ब्लड किससे होगा? ब्लड फिल्टर होगा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हैज़ 3 लेयर। ब्लड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होगा, और इसमें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स होती हैं आपकी। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। 3 लेयर कौन कौन सी होती है? एक होती है ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अब देखो, कैपिलरी से नेफ्रॉन में जब आ रहा है तो इसमें से कैसे कैसे आएगा? मतलब कोई भी लेयर्स हैं ऐसे। ग्लोमेरुलर, ये वाली हो गई हमारी ग्लोमेरुलर की ग्लोमेरुलर कैपिलरी। सपोज दैट ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, तो ये जो हो गई वो हो गई ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ठीक है, ये वाली, जिससे कि ब्लड फिल्टर होगा। ठीक है, उसके बाद नेफ्रॉन की भी लेयर होगी। इनमें कुछ बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो वो आपको मैं बताती हूँ। ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है ये। अब ये उसकी मेम्ब्रेन है, ये वाली। ठीक है, और ये सपोजेट हमारा नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसमें से इसमें आना है ब्लड फिल्टर होके, इसमें से इसमें ब्लड फिल्टर होके आना है। तो कैसे आएगा? इनके बीच बीच क्या जो चीज़ें होंगी उनके थ्रू जो फिल्टर होके आएगा उसे ही GFR बोलते हैं। ठीक है, तो जो GFR है वो सबसे पहले ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के तरफ बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी? नेफ्रॉन की बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी। उसके बाद विसरल लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। ये वुमेन्स कैप्सूल है, उसकी जो विसरल लेयर होगी जिससे वो ऑर्गन से अटैच होगा, वो अंदर वाली विसरल लेयर होगी। ये विसरल लेयर होगी, विसरल लेयर। ठीक है, तो इनके बीच में ये GFR बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कौन सी लेयर है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सिंगल लेयर्ड होती है, इंडोथीलियल सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और इट हैज़ फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा मतलब पोर्स, और फिल्ट्रेशन पोर। इसमें फिल्ट्रेशन पोर कुछ ऐसे होते हैं, सब यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये एंडोथीलियल मेम्ब्रेन है, मतलब ग्लोमेरुलर कैपिलरी की एंडोथीलियल मेम्ब्रेन है जिसमें कि फेनेस्ट्रा, ये बहुत सारे पोर्स हैं जिसमें कि ब्लड फिल्टर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेयर आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड विसरल लेयर वुमेन्स कैप्सूल फ्यूज टुगेदर। अब ये जो होगी ना, क्या नाम है, इंडोथीलियल लेयर और द वुमेन्स कैप्सूल की मेम्ब्रेन लेयर दोनों आपस में फ्यूज होंगी, तो इनके बीच में जो प्रेजेंट होगी मेम्ब्रेन उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ के रखती है। उसके बाद आता है विसरल लेयर ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल की विसरल लेयर, उसे वो सिंगल लेयर्ड होती है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट्स होती हैं उसमें, और उसमें कौन सी थी? एंडोथीलियल सेल, और इट हैज़ स्लिट पोर्स। इसमें भी पोर्स होंगे, पोर्स के थ्रू ही जाएगा सारा ग्लूकोज फिल्ट्रेशन रेट। प्रोसेस क्या है इसकी? प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन आर फिल्टर्ड थ्रू मेम्ब्रेन। प्लाज्मा ब्लड है, तो ब्लड में से प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन जो कर देंगे, प्लाज्मा जितने ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है उसमें से प्लाज्मा प्रोटीन निकाल दिया हमने, फिल्टर्ड कर लिया, तो ये उन मेम्ब्रेन्स के जो थ्रू निकलता है एक्सट्रैक्ट, वही फिल्ट्रेट बोला जाता है। सही है, फिर आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब कितना वो ज़्यादा कर सकता है, तो GFR 125 ml पर मिनट होता है GFR रेट, और ये पर मिनट है, और 180 लीटर पर डे, ये पर डे इंपॉर्टेंट है। एफेरेंट आर्टेरियल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, जितना एफेरेंट आर्टेरियल जो मैं आपको बताई थी यहाँ पे, एफेरेंट आर्टेरियल जितनी भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी उतना ही डिक्रीज़ आपका ब्लड फ्लो हो जाएगा और GFR डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे ही। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है।
उसके बाद इफेरेंट आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पहले इफेरेंट आर्टेरियल क्या थी, इफेरेंट आर्टेरियल यहाँ देखिए यहाँ पे ये थी, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो पहले तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एकदम ब्लड आ जाएगा, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद सिस्टमेटिक आर्टेरियल प्रेशर, सिस्टमेटिक आर्टेरियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, नॉट अफेक्टेड बिटवीन, यहाँ सिस्टमेटिक आर्टेरियल प्रेशर मतलब जितने भी आर्टेरियल में प्रेशर सिस्टमेटिक जब फ्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में उस वो अफेक्ट करेगा, लेकिन वो सिर्फ 60 से, अगर वो 60 से कम है तो अफेक्टेड होगा, और 180 से ज़्यादा है mmHg ज़्यादा प्रेशर है तो अफेक्ट होगा। अगर 180 तक आ रहा है या 120 या कितना भी उनके 60 to 180 तक आ रहा है तो देन नो इफेक्ट ऑन द GFR। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। GFR हम ख़त्म हो गए, यहाँ पे अब आता है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या आएगा, रीअब्जॉर्प्शन अकर बाय ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल। जो रीअब्जॉर्प्शन है वो किस किस के ट्यूबुलर एपिथेलियल के सेल्स के थ्रू जाएगा, फिर जाएगा वो टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय रीनल मेडुला, फिर वो जाएगा उसके बाद वो ट्यूबुलर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए रीअब्जॉर्प्शन अगर बाय द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं होंगी यहाँ पर ये जो ट्यूब्यूल है उसकी एपिथेलियल सेल्स होंगी, ये एपिथेलियल सेल है, इनके द्वारा वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, उसके बाद वो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में जाएगा रीअब्जॉर्ब होने, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होते हैं, कुछ आयंस के, कुछ सब्सटेंस के जो कि ब्लड में मिले रहते हैं या घुले रहते हैं या ब्लड में होते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, सेलेक्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म होते हैं एक्टिव और पैसिव, दोनों के द्वारा सेलेक्ट रीअब्जॉर्प्शन होता है ट्यूब्यूल से पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में, ठीक है। तो पहला है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा, जिसमें एनर्जी यूज़ होगी, वो कैसे, सोडियम उससे रीअब्जॉर्ब होगा, कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा, कार्बोनेट आयन होंगे, सल्फोएट होगा, फॉस्फेटाइन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड यूरिक एसिड, ये होंगे रीअब्जॉर्ब। पैसिवली कौन कौन होंगे, क्लोराइड आयन होगा, यूरिया होगा और वाटर, ये तीन होती हैं पैसिव से, इनमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है, ठीक है। ये सब है, देख लो। अब जो मैंने बताया था ना कि कैसे कैसे जाएगा, उसका ये रूट दे रखा हुआ है, वो आप समझ लीजिए। दो रूट होते हैं, पैरासेलुलर रूट होता है और दूसरा ट्रांससेलुलर रूट होता है। पैरासेलुलर रूट में क्या होता है, ट्यूबुलर जो ल्यूमेन होता है, ट्यूब आपको मैंने बताया था कि ट्यूब, सपोज इधर देखते हैं, जैसे ये ट्यूब है तो ये इसका ल्यूमेन हो गया, ये आपको ट्यूब दिख रही है, ये जो इसका ल्यूमेन है, ये जितनी भी खाली कैविटी है ये इसका ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन से जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसके थ्रू बाहर आएगा और यहाँ पे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी है, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ रीअब्जॉर्ब हो रही है पेरी ट्यूब से, नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पार्ट से पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में, है मैम। चलो, ट्यूबुलर ल्यूमेन से टाइट जंक्शन के थ्रू ट्राई जंक्शन प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, उनके थ्रू इंटरस्टिशियल फील्ड में आएगा, फिर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में। और दूसरा प्रोसेस है ट्रांससेलुलर रूट का। इसमें क्या होता है, ट्यूबुलर ल्यूमेन तो सब में होगा, उसके थ्रू ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल से जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर जाएगा वो ट्यूबुलर कैपिलरी में, ठीक है। फिर स्टार्ट होती है अब जैसे नेफ्रॉन में आपने पढ़े होंगे बहुत सारे होते हैं, वोमेंस कैप्सूल एंड देन PCT, देन DCT, LH एंड बहुत CD, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब होते हैं उसके नेफ्रॉन के पार्ट। तो अब इसमें बताया गया है कि कौन सी आयन या कौन सा वाटर या सब्सटेंस कहाँ एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, पहले देखते हैं हम PCT में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रैक्ट या डक्ट, ठीक है। इसमें 88% ऑफ रीअब्जॉर्प्शन अकर होता है, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन PCT में के द्वारा ही हो जाता है, ठीक है। इन PCT ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल इंक्रीज फॉर रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो PCT होती है, उनको दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो नेफ्रॉन है इसका वुमेंस कैप्सूल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये PCT है, ये LH यहाँ पे लिख देती हूँ, ये PCT है, ये LH है, लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज़ द DCT, ठीक है।
असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, और ये होती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीसीटी होते हैं यहाँ पे ही 88% रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, और इसमें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश जैसे होता है ना, ब्रश बॉर्डर जैसी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है सेल्स। सही है, वो क्या करती है, इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, इसीलिए यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे होता है सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, फॉस्फेटाइन का, बाइकार्बोनेटाइन का, ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा होता है, रिमेंबर इट, ये ग्लूकोज जो है इसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लोराइड आयन का। फिर आता है लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा वो चीज़ है, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड दो ही होता है। ठीक है, फिर आती है डीसीटी। डीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेटाइन, ये तीनों रीअब्जॉर्ब होंगे। और क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन रेगुलेटेड बाय 2 मैकेनिज्म, कौन कौन सी, ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर वैलेंस और हार्मोनल। एक तो ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो होगा सो होगा ही सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, और यहाँ पर हार्मोन्स के थ्रू भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि पहला है हमारा एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज़ करेगा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी में और सीडी, इन तीनों में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है एल्डोस्टेरॉन। और एडीएच फिर सेकंड है आपका एडीएच इंक्रीज़ कर देता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी। वाटर रीअब्जॉर्प्शन एडीएच का काम ही होता है। एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, तो और कहाँ कहाँ, डीसीटी और सीडी में। ठीक है, और एएनएफ आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है सोडियम इन यूरिन का रीअब्जॉर्ब करता है और डिक्रीज़ कर देता है सोडियम को यूरिन में। अब कौन कौन से सब्सटेंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि रीअब्जॉर्ब होते हैं थ्रू ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं। पहला है सोडियम। सोडियम कैसे कैसे रीअब्जॉर्ब होगा, सबसे पहले ल्यूमेन होगी, ट्यूब पीसीटी या किसी की भी प्यूरी ट्यूब की ल्यूमेन होगी, ल्यूमेन से सेल ऑफ रीनल ट्यूब्यूल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो एनियल ट्यूब्यूल। फिर सेकंड इसमें क्या होता है, एक्सचेंज, ये कैसे कैसे ल्यूमेन से सेल में जाता है, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय एंटीपोर्ट इन पीसीटी। ठीक है, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब सोडियम बाहर जाएगा रीअब्जॉर्ब होके। यहाँ पे समझो, ये ट्यूब है और ये बोलते हैं नेफ्रॉन है। ठीक है, ये अंदर जा रहा है सोडियम और यहाँ से बाहर आ रहा है हाइड्रोजन। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ डालनी है, निकालनी है यहाँ से, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा। सो एक्सचेंज एंटीपोर्ट में होता है। एंटीपोर्ट आपने पढ़ा ही होगा, एक चीज़ अंदर आती है तो दूसरी चीज़ बाहर जाती है, एक चीज़ बाहर जाती है तो दूसरी चीज़ अंदर आती है, ये सब होता है एंटीपोर्ट में। अलॉन्ग विद द ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड बाई सिम्पोर्ट इन सीडी। अब जो हाइड्रोजन का आयन एक्सचेंज हो रहा है वो तो हो रहा है यहाँ पे पीसीडी में, और यहाँ पे सीडी में भी आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा सोडियम का। तो वो कैसे होगा, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड सिम्पोर्ट के थ्रू, मतलब ग्लूकोज भी साथ साथ जाएगा, अमाइनो एसिड भी साथ साथ जाएगा, सारा कुछ रीअब्जॉर्ब होगा विद द सोडियम। ठीक है, समझ गए। फिर आता है इसमें, अब सेल में आ गया, सेल से क्या जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैसे जाएगा, बाय सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं वो, उनके थ्रू चला जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में जाना है बाय, अब तो कैसे जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, मतलब ज़्यादा अंदर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में हर चीज़ भागती है ना, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भागेगी। ठीक है, फिर आता है अब फिर आता है यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, पीसीटी में और डीसीटी और सीटी में। ठीक है, पीसीटी में कैसे होगा, बाय ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है सेकेंडरी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा। जहाँ जहाँ ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ जहाँ जैसे वाटर है तो वाटर ना
आयंस की बीवी होती है, ऐसा याद रख सकते हैं। वाटर आयंस की बीवी है, तो जहाँ जहाँ वाइफ जाएगी वहाँ वहाँ हस्बैंड जाएगा, पीछे पीछे लट्टू हो के, वहीं वहीं जहाँ जहाँ वाइफ जाएगी वहाँ वहाँ वाटर जाएगा। तो ऐसे याद रखिए कि जहाँ जहाँ आयन जाएंगे वहाँ वहाँ वाटर पीछे पीछे खुद ही जाएगा ही, ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए, जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो उसके साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इन द पीसीटी, ठीक है। फिर अब आता है डीसीटी एंड द सीटी। डीसीटी एंड सीटी में कैसे होएगा, फैक्यूलेटिव इंक्रीज़ कर देगा, फैक्यूलेटेटिव इंक्रीज़ कर देगा। ये होता है स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं कुछ, आपने पढ़े होंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं जब हम लोग कोई चीज़, ट्रांसपोर्ट आयन एंड वाटर में आपने पढ़ा होगा कि फैक्यूलेटिव कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं आयंस को कि आप परमिटिव हो जाते हैं कुछ आयंस गो थ्रू फ्रॉम द सेल्स टू द ब्लड एंड कोई भी टिब्यूल में। तो वैसे ही फैक्यूलेटिव इंक्रीज़ कर देता है, जो कि क्या करते हैं एक्वापोरेंस, और ये एडीएच को स्टिमुलेट करेंगे। एडीएच स्टिमुलेट करता है एक्वापोरेंस को, जो कि वाटर चैनल्स होते हैं उनको खोल देता है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आपका है ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे रीअब्जॉर्ब होगा, बाय सोडियम डिपेंडेंट ग्लूको ट्रांसपोर्ट। इन पीसीटी में ग्लूकोज होता है सबसे ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सोडियम क्या करेगा, ग्लूकोज क्या करेगा, सोडियम पे डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के साथ, मतलब सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज भी पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। बस इतना, ये तीन का था, तीन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं, याद रख लेना। अब जो थर्ड प्रोसेस है उसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। मैंने आपको बताया था पहले जीएफआर आती है, फिर आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आता है, फिर आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीसरा है, ये लास्ट है, सिक्रीशन अकर्स फ्रॉम ब्लड टू द रीनल ट्यूब्यूल। सिक्रीशन कैसे अकर हुआ, अब यहाँ मतलब हर चीज़ हमारे पहले कहाँ जा रही थी, ट्यूब्यूल से ट्रांसपोर्ट होकर के ब्लड में जा रही थी, सब कुछ रीअब्जॉर्ब हो रहा था, सब कुछ। अब यहाँ से ब्लड से जा रही है रीनल ट्यूब्यूल में, नेफ्रॉन में जा रही है वापस। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, अमोनिया है, यूरिया है, ये सब चीज़ें कहाँ जा रही हैं, वापस जा रही हैं ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल में। तो पोटेशियम आयन एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये जो पोटेशियम आयन है, अब सोडियम आप अंदर ले रहे हैं तो कुछ तो बाहर जाएगा। तो आपको पता ही है सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम अंदर लेता है तो 2 सोडियम बाहर भी छोड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही ब्लड में अगर 3 सोडियम जा रहे हैं तो 2 सोडियम बाहर जाएंगे, किससे, सोडियम पोटेशियम पंप से। और ये कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होता है, सिक्रीट होता है पीसीटी में, डीसीटी में और सीडी, तीनों में पोटेशियम निकलता है। कहाँ से, ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल में, ठीक। फिर हाइड्रोजन आयन क्या है, इट इज़ सिक्रेटेड इनटू द पीसीटी डीसीटी बाय सोडियम एंटीपोड। अब हाइड्रोजन क्या कर रहा है हाइड्रोजन आयन पीसीटी में, सोडियम जब हमने पढ़ा था कि सोडियम का रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो सोडियम अगर अंदर आ रहा है ब्लड में तो हाइड्रोजन उसके अगेंस्ट एंटीपोड के थ्रू बाहर जा रहा है, ठीक है, मतलब रीनल ट्यूब्यूल में आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ, पीसीटी में भी आ रहा है, डीसीटी में आ रहा है बाय द सोडियम एंटीपोड, ठीक है। उसके बाद आता है अमोनिया का, इट इज़ सिक्रेटेड इनटू द पीसीटी। जब ये पीसीटी में सिक्रीट हो जाता है अमोनिया सारा। यूरिया क्या करता है, इट इज़ सिक्रीटेड बाय द एलएच। यूरिया सिर्फ यूरिया है जो कि कहाँ सिक्रीटेड होता है, एलएच में, ब्लड से एलएच में ये लूप ऑफ हैनले में सिक्रीट हो जाता है। बस इतना ही था, ये पूरा आपका यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।